चीफ पोस्ट मास्टर जनरल एक ऐसी पोस्ट जिसको हर कोई पाना चाहता है, पर इस तक कैसे पहुंचा जा सकता है। बीइंग अ जीडीएस ये बहुत ही ज्यादा एक कॉम्पिटिटिव टास्क होता है, लेकिन आज के वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं कि किस प्रकार से एक ग्रामीण डाक सेवक एक चीफ पोस्ट मास्टर जनरल बन सकता है। किस प्रकार से एक ग्रामीण डाक सेवक जिसकी सैलरी जो टीआरसीए होता है वो 10,000 और 12,000 होता है, वो इस चीफ पोस्ट मास्टर जनरल जिसकी सैलरी 1,44,200 से स्टार्ट होती है, इस तक कैसे जा सकता है। इस वीडियो के माध्यम से पूरी प्रोसेस मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। साथ ही साथ ये जो टारगेट का प्रेशर आता है ये क्यों आता है, इस वीडियो में उसकी भी जानकारी है आपके साथ। साथ ही साथ इस वीडियो के एंड तक आप लोग टारगेट्स को लाइक करना स्टार्ट कर देंगे, ये भी मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो में मेरे साथ पूरा एंड तक बने रहना। And if you are new to my channel, then subscribe this channel and like this video and share it to all your colleagues and all your friends. So let's start. तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टार्टिंग की। तो स्टार्टिंग कैसे होती है, सबसे पहले आप 10th बेस्ड में अपना जीडीएस का फॉर्म फिल करते हैं और एक जीडीएस बनते हैं। यदि आपका परसेंटेज अच्छा है और आप जीडीएस में सिलेक्ट हो जाते हैं तो आप जीडीएस में वर्क करना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे आप जीडीएस में वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं तो जीडीएस में आपको 3 साल की रेगुलर सर्विस करनी होती है। जैसे ही आप 3 साल की जीडीएस में रेगुलर सर्विस कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है एलडीसीई में बैठने की। एलडीसीई मतलब लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। इसके थ्रू आप बन सकते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ। यदि आपकी 3 इयर्स की रेगुलर सर्विस हो गई है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे इसके एग्जाम देने के लिए। तो इसका एग्जाम देने के लिए आपको 3 इयर्स की रेगुलर सर्विस होना जरूरी है। 3 इयर्स की रेगुलर सर्विस आप जब कर लेंगे तो आप इसके एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। जैसे ही आप इसके लिए एलिजिबल हो, आप अपने जो एसडीए या एएसपी होते हैं उनके थ्रू अपना फॉर्म फिल करवा सकते हैं। और उसके बाद जैसे ही एग्जाम की डेट आती है, एग्जाम की डेट से पहले एग्जाम के लिए आप पढ़ाई कर सकते हैं। उस पर भी मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, सून वो वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ चैनल को इसके लिए आप सब्सक्राइब करके रख लेना। और मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आप इसके लिए पढ़ाई करके एग्जाम देते हैं, उसके विदिन 1 to 2 मंथ में आपका रिजल्ट आ जाता है। यदि आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आप एमटीएस में प्रमोट हो जाते हैं और आपको जल्दी से ज्वाइनिंग मिल जाती है, क्योंकि आपको पहले से एक्सपीरियंस होता है, पोस्टल नेटवर्क का पोस्टल नॉलेज होती है। इस कारण से आपको ज्यादा ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती और एज सुन एज पॉसिबल आपकी जो रेगुलर ज्वाइनिंग है एमटीएस के रूप में वो हो जाती है। तो ये हमने बात कर ली कि एमटीएस एक जीडीएस किस प्रकार बन सकता है और जीडीएस को एमटीएस बनने के लिए किन चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। तो ये पूरी कंप्लीट प्रोसेस थी जीडीएस टू एमटीएस की। अब हम एक लेवल और ऊपर चलते हैं। तो जो दूसरा पद है वो है एक पोस्टमैन या फिर मेल गार्ड। आपको पोस्टमैन या मेल गार्ड बनने के लिए एज अ एमटीएस 2 इयर्स की ड्यूटी लगती है। 2 इयर्स की रेगुलर ड्यूटी यदि आपने कर ली है एज अ एमटीएस तो आप पोस्टमैन या फिर मेल गार्ड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन यदि आप एक जीडीएस से डायरेक्ट पोस्टमैन या मेल गार्ड बनना चाहते हैं तो ये ऑप्शन भी आपके पास होता है। 50% जो वैकेंसीज होती हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बची होती हैं, और जो 50% वैकेंसीज होती हैं, एलडीसीई की बात कर रहा हूं मैं, उसमें 50% जो वैकेंसीज होती हैं वो सीनियरिटी कम बेसिस पे मिलती हैं। जो लोग ज्यादा सीनियर होते हैं उनको भी चांसेस मिलते हैं कि वो प्रमोट होके आगे बढ़ सकते हैं। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं उनके लिए 50% सीट्स रिजर्व्ड होती हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि पोस्टमैन बनने के लिए या मेल गार्ड बनने के लिए किस प्रकार का एग्जाम होता है। तो वो जो पोस्टमैन या मेल गार्ड का एग्जाम होता है वो भी सेम एज अ एमटीएस ही होता है, जैसे एमटीएस में हुआ था, लेकिन इसका लेवल थोड़ा हाई होता है, थोड़ा ज्यादा डिफिकल्टी होती है इसमें। इसीलिए आपको इसकी पढ़ाई के लिए भी मैं आपके लिए एक सिलेबस का फुल वीडियो बना के ला दूंगा। चैनल के साथ जुड़े रहना। साथ ही साथ मैं आपको बेस्ट बुक्स वगैरह भी प्रोवाइड कराऊंगा। यदि कोई अच्छे पब्लिकेशन से हमारे संपर्क बन जाते हैं तो डेफिनेटली आई विल लेट यू नो अबाउट देम। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो इस चीज के लिए। और मैं आपको बताना चाहूँ कि जैसे पोस्टमैन का जो एग्जाम है इसका भी सेम यही प्रोसेस है कि आपको अपने जो एसडीआई या एएसपी सर हैं उनके पास जाके इसका भी फॉर्म फिल करवाना होता है। यदि आप एमटीएस हैं तो भी, यदि आप जीडीएस हैं तो भी। जीडीएस के लिए 5 साल और एमटीएस के लिए 2 साल की रेगुलर सर्विस चाहिए होती है। तो ये जब आपके पास कंप्लीटेड होता है ये चीजें, तो आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं फॉर पोस्टमैन और मेल गार्ड। ये एक बहुत अच्छी जॉब है। इसमें जो सैलरी है वो आपकी बढ़ना स्टार्ट हो जाती है और सैलरी एक अच्छे लेवल तक चली जाती है। लेवल 3 की सैलरी इसमें आपको मिलना स्टार्ट हो जाती है। 21,700 जो है बेसिक पे होता है, एक पोस्टमैन का होता है। तो पोस्टमैन बनने के बाद आपका काम सिटी एरिया में शिफ्ट हो जाता है, मतलब आपको सिटी में डाक वगैरह बांटने का काम करना पड़ता है।
आपका एक डिलीवरी हॉल होता है, वहां पे आपको आपकी डाक मिलती है और फिर वहां से आपको पूरी डाक बांटने नहीं मिलती है। एज अ पोस्टमैन आपका काम डाक बांटने का होता है, और एज अ मेल गार्ड आपको इसी से रिलेटेड, मेल से रिलेटेड ही काम करना होता है। ये पूरा काम मेल से रिलेटेड वाला जो होता है ये पोस्टमैन की कैटेगरी में आता है, और इनकी जो सैलरी रहती है वो सेम रहती है। और जो मेल ओवरसियर रहते हैं वो भी एक पोस्टमैन ही होते हैं, बस उनकी जो पोस्ट होती है वो मेल ओवरसियर बताई जाती है, बाकी जो सैलरी होती है वो सेम एज पोस्टमैन होती है मेल ओवरसियर की भी। तो मैंने आपको ये बात बताई कि किस प्रकार आप पोस्टमैन बन सकते हैं। पोस्टमैन बनने के लिए यदि वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। एज सुन एज पॉसिबल आई विल मेक अ वीडियो ऑन द सिलेबस एंड द बेस्ट बुक्स फॉर योर इंफॉर्मेशन एंड फॉर योर रीडिंग्स। तो हमने बात कर ली कि पोस्टमैन आप किस प्रकार बन सकते हैं। इसका जो एग्जाम है वो थोड़ा टफ होता है एमटीएस से। जो डिपार्टमेंटल एग्जाम है उसको क्रैक करना थोड़ा इजी होता है, इसलिए एक जीडीएस बनने के बाद आप डेफिनेटली पोस्टमैन तक तो इजीली प्रमोट हो सकते हैं। और इसके लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है 10th पास, मतलब पोस्टमैन के लिए भी आपको 10th पास होना जरूरी है। एमटीएस और पोस्टमैन के लिए आपको 10th पास होना जरूरी है। उसके बाद जो मेन प्ले आता है वो आता है पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट। तो पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट एक ऐसी जॉब है जो आपको मैनेजरियल रोल में अग्रसर करती है। पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट बनने के लिए आपकी 8 ईयर्स की रेगुलर सर्विस होनी चाहिए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में, पूरा मिलाकर जीडीएस, एमटीएस, पोस्टमैन, ये तीनों मिलाकर आपकी 8 ईयर्स की ड्यूटी कंप्लीट होनी चाहिए। जब आपकी 8 ईयर्स की ड्यूटी कंप्लीट हो जाएगी, अगेन द सेम प्रोसेस, यू विल बी एलिजिबल फॉर द एलडीसीई एग्जाम, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। उसके बाद आप एग्जाम दे पाएंगे पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट का। जैसे ही आप इसका एग्जाम दे लेंगे उसके बाद आप जितने भी एग्जाम होते हैं डिपार्टमेंटल, सभी एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हो जाएंगे 8 ईयर्स ऑफ रेगुलर सर्विस के बाद। इसके बाद आपके जीवन में जो बदलाव आएगा वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, और इसके बाद जो रोल्स आएंगे आपके जीवन में वो बहुत ही ज्यादा आपको ऊंचे पदों में लेकर जाना स्टार्ट कर देंगे। इसके बाद एक पद होता है आईपीओ। आईपीओ का मतलब होता है इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट ऑफिसेस, जिसे एसडीआई भी कहा जाता है, सब डिविजनल इंस्पेक्टर। तो इसको बनने के लिए जो पहला चरण है, ये वही जो मैनेजिंग पोस्ट का जो पहला चरण होता है वो एसडीआई ही होता है, और इसको बनने के लिए आपको फिर से एलडीसी देना पड़ता है, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। जब आप देते हैं, आईपीओ का एक एग्जाम होता है, उसका नोटिफिकेशन अभी रिसेंटली भी आया था, तो उस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा कि उसका क्या कुछ सिलेबस होता है, क्या क्या पढ़ने से आप उसके लिए एलिजिबल हो पाओगे। यदि आप एक बहुत अच्छे स्टैब्लिश्ड जीडीएस हो, जो बहुत समय से काम कर रहे हो और प्रमोट होना चाहते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ये चैनल आपके लिए सोना है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आपको आईपीओ के लिए प्रिपेयर करना है तो उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा टफ होता है। पोस्टल असिस्टेंट और जो मेन होता है अपना पोस्टमैन और एमटीएस, इन तीनों के एग्जाम से भी डिफिकल्ट होता है एक इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट का एग्जाम। इसमें आपको बहुत सारा सिलेबस पढ़ना पड़ता है। इसके पूरे सिलेबस पे एक वीडियो आएगा मेरा, तो उसके लिए सब्सक्राइब करके रख लेना चैनल। तो अब ये यदि हम आगे बढ़े तो यहाँ से एग्जाम का सिलसिला खत्म, और अब यहाँ से चालू होता है आपके परफॉर्मेंस का सिलसिला। इसके आगे से आपका जो परफॉर्मेंस रहेगा उसके बेस पे आपका प्रमोशन होता है। लगभग आप 3 साल एसडीआई के रूप में काम करते हैं। यदि आपका परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छा होता है तो आप प्रमोट हो जाते हैं एज अ एएसपी। एएसपी मींस असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट। जैसे ही आप असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट बन जाते हैं तब भी आप एक सब डिविजनल हेड ही होते हैं, लेकिन आपकी थोड़ी सैलरी इसमें ज्यादा होती है। जो स्टार्टिंग सैलरी है वो 44,200 करीब है एक एसडीआई की, और उसके बाद जब आप एएसबी बन जाते हैं तो उसमें थोड़ा 3-4 हजार रुपए का बेसिक पे में अंतर आपको देखने को मिल जाता है एज एन एएसपी। और जब आप इससे ऊंची पोस्ट में जाना चाहते हैं तो सेम थिंग है वो रिपीट होती है। और जो परफॉर्मेंस होती है वो क्या होती है, जो आपके निचले एम्प्लॉयज होते हैं, जो जीडीएस होते हैं, जो पोस्टमैन होते हैं, उनसे आपको करवाना पड़ता है काम। उनसे आपको खाते खुलवाने होते हैं, उनसे आपको बीमा के टारगेट्स कंप्लीट करवाने होते हैं, उनसे आपको पूरा जो इंडिया पोस्ट को जो फायदा होता है, स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड लेटर, ये सब कंप्लीट करवाना पड़ता है। तब जाके आपकी परफॉर्मेंस अच्छी मानी जाती है और आपको प्रमोट किया जाता है। अब आपको समझ आ रहा होगा कि आपके जो एसडीआई या एएसपी है वो इतना तवज्जो क्यों देते हैं टारगेट्स को, और वो टारगेट्स कराने के लिए इतना फोर्स क्यों करते हैं। हर चीज के पीछे किसी न किसी का पर्सनल फायदा छुपा होता है। ये चीज आपको समझ के चलनी है, और इसीलिए वो लोग टारगेट करने के लिए आपको प्रेशराइज करते हैं। ये चीज आपके समझ में अब आई होगी, क्योंकि
डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इसी चीज को एज अ परफॉर्मेंस कंसिडर करके उनको प्रमोशन देता है। इस कारण से वो लोग जितना चाहे उतना हो सके वो इन लोगों से काम करवाते हैं। किन लोगों से? जीडीएस से, एमटीएस से और पोस्टमैन से। इनसे टारगेट्स कंप्लीट कराते हैं जिससे उनका पर्सनल फायदा होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि सभी सब डिविजनल हेड्स बहुत ज्यादा प्रेशर डाल के टारगेट्स कंप्लीट कराते हैं। तो ये बात हो गई आपके सब डिविजनल हेड्स की। अब हम एक लेवल और थोड़ा ऊपर चलते हैं। मैंने पोस्ट मास्टर ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 की बात इसलिए नहीं की क्योंकि वो सेम एज आईपीओ का एग्जाम उनका एग्जाम होता है और सीनियरिटी के बेस पे वो भी आगे बढ़ते जाते हैं। जैसे सीनियरिटी है जो पीएएस है, उसके बाद सीनियरिटी वाला ही काम चालू हो जाता है। पीएएस और आईपीओ, इसके बाद सीनियरिटी वाला काम पूर्ण तरह से लागू हो जाता है और सीनियरिटी के बेस पे ही प्रमोशन आपका फिर होता है। सीनियरिटी और परफॉर्मेंस सीनियरिटी दोनों अच्छी रहेंगी तो आपका प्रमोशन इजीली होता जाएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं एक लेवल ऊपर की। जैसे आप एएसपी या फिर एसडीआई बन गए, उसके बाद आपको लगभग 5 साल की ड्यूटी करनी पड़ेगी एज अ रेगुलर एसडीआई या एएसपी। जैसा आप काम करवा पाएंगे अपने एम्प्लॉय से, जितने अच्छे से काम करवा पाएंगे उसी के अनुसार आपका प्रमोशन हो जाएगा। फॉर एसपी, एसपी मीन सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट। ये वो होते हैं जो कंट्रोल करते हैं एक सब डिविजनल हेड्स को। मतलब जो सब डिविजनल हेड्स होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम होता है सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट का। इससे ऊपर एक और पोस्ट होती है सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट, उनका भी काम यही होता है, लेकिन सेम एज एएसपी एंड एसडीआई का रिलेशन वैसे ही एसपी और एसएसपी का रिलेशन होता है। काम दोनों का सेम ही होता है लेकिन पद थोड़ा ऊंचा होता है। जैसे एसएसपी का काम भी सेम है बट दे आर सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट और उनकी सैलरी थोड़ी ज्यादा होती है। तो मैंने आपको ये बात बताई कि सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट बनने के लिए आपको किस प्रकार परफॉर्मेंस देनी होती है, और जैसे ही आप सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट बन जाते हैं तो इससे हम एक और लेवल ऊपर चले तो उसके बाद आता है एक पीएमजी आता है। पीएमजी मतलब पोस्ट मास्टर जनरल। पोस्ट मास्टर जनरल जो होता है वो सर्कल का हेड होता है और जो सीपीएमजी होता है वो भी सर्कल का ही हेड होता है। लेकिन पहले आप बनते हैं पोस्ट मास्टर, उसके बाद एक और पोस्ट आती है जो कि एक सर्कल के ही हेड होते हैं, और फिर उसके बाद जो मेन पोस्ट आती है वो होती है सीपीएमजी की। तो इतने ज्यादा आपको इतने सारे पड़ाव पार कर करके आप एक ऐसी जॉब पर पहुंच पाते हैं जिसकी बेसिक सैलरी 1,44,200 से स्टार्ट होती है। तो ये आपकी बेसिक रहेगी, प्लस इसमें डीए एचआरए सारे अलाउंसेस जोड़ने के बाद आपकी सैलरी बहुत अधिक हो जाएगी। लेकिन इस तक पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा डेडिकेशन और मेहनत लगती है। साथ ही साथ आपको बहुत ज्यादा इसमें नॉलेजेबल होना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको डाक विभाग के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी होनी चाहिए, तब जाके आप एक पीएमजी या सीपीएमजी के पद तक पहुंच सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपके साथ पूरी चीजें शेयर कर दी, किस प्रकार से आप एक सीपीएमजी बन सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को हाइप करना ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक की वीडियो पहुंच सके। और ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। साथ ही साथ एमटीएस प्रमोशन के लिए यदि वीडियो चाहिए, सिलेबस प्लस क्या स्ट्रेटेजी से आप पढ़ सकते हैं, तो उस पर एक वीडियो मैं ला दूंगा। साथ ही साथ यदि आपको पोस्टमैन पे एक स्ट्रेटेजी वाला वीडियो चाहिए या फिर सिलेबस वाला वीडियो चाहिए, वो आप कमेंट करें, उस पर भी एक वीडियो ला दूंगा। और यदि पीए या एसए या फिर आईपीओ के एग्जाम के लिए आपको जो सिलेबस है उसके बारे में जानकारी चाहिए और आप चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बोल दो ये चीज, तो आपको डेफिनेटली उस पर एक वीडियो मेरे द्वारा दे दिया जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपको मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन।